हेलो स्टूडेंट्स। आज ये बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर 2 है। ठीक है। पिछले लेक्चर में अपना लोग डिस्कस कर चुके थे एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। ये सब अपना लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में अपना लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाई एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है। एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करता है। तो इसके बारे में आप जानते हो कि एटम जो होता है वो फ्री स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि एटम जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। रिएक्टिव कहने का मतलब अनस्टेबल, मतलब रिएक्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो क्या होता है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो होता क्या है कि ये रिएक्ट करके या तो अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ ये कंबाइन हो जाएगा, रिएक्ट कर लेगा, या फिर डिफरेंट एटम के साथ ये क्या होगा, रिएक्ट करके कंबाइन हो जाता है। और कंबाइन करके ये क्या करता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। और जैसे ही ये कंबाइन कर लिया तो कंबाइन करके क्या होता है, मॉलिक्यूल बन जाता है और वो स्टेबल होता है। ठीक है। और स्टेबल होता है दैट मीन्स क्या हुआ कि वो एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में। ठीक है। मतलब एटम जो होता है सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। एटम क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एटम क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसी ग्रुप ऑफ एटम को अपना लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एटम जो है कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करता है। ठीक है। तो चलिए अब अपना लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आता है कि सर एटम कंबाइन कैसे करता है, नहीं या एटम के कंबाइन करने का तरीका क्या होता है। तो देखिए होता क्या कि कुछ एलिमेंट का जो एटम होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कंबाइन करता है दूसरे एटम के साथ, कुछ गेन करके। जैसे एक एटम लॉस किया तो दूसरा एटम गेन करेगा, इस तरह से होता है। या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए अपना लोग पहले एलिमेंट के बारे में समझते हैं और एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के नेचर के बारे में समझते हैं। ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पर, जैसे ये एलिमेंट है तो एलिमेंट में अपना लोग जानते हैं कि मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटालॉइड्स होता है, इनर्ट गैस होता है। अगर एलिमेंट को अपना लोग सेपरेटली डिवाइड करें तो इस तरह से डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए उसी में बात आता है कि मेटल क्या होता है। तो देखिए मेटल उस एलिमेंट को बोलते हैं, मेटल भी क्या है, एक एलिमेंट है। तो उस एलिमेंट को बोलते हैं जिस एलिमेंट के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का। ठीक है। तो उसे अपना लोग मेटल बोलते हैं। यानी कि सिंपल अगर बोले तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, मेटल किसको बोलते हैं, जिसके पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का। वहीं पर बात करें नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, मेटल के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का और नॉन मेटल के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। ठीक है। तो नॉन मेटल के पास क्या होता है, टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। ठीक है। अब मेटालॉइड को अभी अपना लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें जो होता है कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल का पाया जाता है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का पाया जाता है। किसमें? मेटालॉइड में। मेटालॉइड में कुछ प्रॉपर्टी मेटल का पाया जाता है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का पाया जाता है। ठीक है। अब है यहाँ पे इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और इसके बारे में समझ जाएंगे अपना लोग बढ़िया से, तब इसके बारे में और समझने में मज़ा आएगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना लोग इनर्ट गैस। आपको ये तो समझ में आ गया कि मेटल क्या होता है, जिस एलिमेंट के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। नॉन मेटल क्या होता है, जिस एलिमेंट के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। ठीक है। तो चलिए अब इनर्ट गैस के बारे में समझते हैं। तो देखिए अपने पास जो इनर्ट गैस है, ठीक है, इनर्ट गैस जो है वो कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ठीक है, और ये रेडन, ये अपने पास इनर्ट गैस है। कितना इनर्ट गैस है, पूरे आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे ना, इस तरह से पीरियोडिक टेबल होता है।
इस तरह से आप देखे होंगे कि पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक है, इसमें अगर आप बोले, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से होता है, तो यहाँ पर जो होता है इसमें ठीक है, इधर मेटल होता है, इधर भी मेटल होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, और ये है एफ ब्लॉक। तो ये आप सीखोगे आगे। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट, ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में इस साइड यहाँ पे होता है क्या चीज़, इसमें होता है क्या चीज़, इनर्ट गैस। ठीक है, और इसका संख्या जो है वो कितना है, 6। कितना इनर्ट गैस है, ये भी क्या है, एलिमेंट है, ये भी क्या है, एलिमेंट है, और इसका संख्या कितना है, 6। देख लीजिए आप यहाँ पे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। नाम देख लीजिए एक बार फिर से, आप लिख लीजिएगा इसको, हीलियम, नियॉन, ठीक है, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। क्या है ये, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अभी याद कर लोगे, आगे आगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप याद कर लेना कि एटॉमिक नंबर किसका कितना होता है। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86 होता है। तो ये एटॉमिक नंबर अभी आप याद कर लोगे। ठीक है, तो देखिए ये इनर्ट क्यों बोला गया है, ये जो 6 एलिमेंट है ये क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, मतलब स्टेबल होने का मतलब हुआ कि ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है, रिएक्ट नहीं करता है, डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो आप बोलोगे कि सर इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है, ये जो दूसरे एलिमेंट के साथ जो रिएक्ट नहीं करता है तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं क्योंकि ये स्टेबल होता है। फिर आप सवाल करो कि सर ये स्टेबल होता कैसे है, मतलब स्टेबल होने का क्या रीज़न है। तो देखिए सिंपल सा जो अभी तक साइंटिस्ट देखे हैं कि इसके स्टेबल होने का रीज़न, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़े हुए हो नहीं, क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आप क्लास 10th में भी पढ़े हो, क्लास 9th में भी पढ़े हो, तो यहाँ पर भी अपना लोग पढ़ेंगे, लेकिन तब तक अपना लोग समझ लेते हैं कुछ बेसिक बात। तो जब आप इस इनर्ट गैस का, ध्यान देना मेरी बातों पे, जब आप इस इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको पता चलेगा इसका जो आउटरमोस्ट सेल है, ठीक है, इसका जो आउटरमोस्ट सेल है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट, देखिए इस तरह से होता है ऑर्बिट। जैसे ये देखिए, ये न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ये ऑर्बिट है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्बिट है। इस तरह से ऑर्बिट होता है। तो जैसे मान लीजिए इस ऑर्बिट का नाम होता है KLM, और भी ऑर्बिट होगा तो N। तो अभी अगर बात करें तो अभी आउटरमोस्ट ऑर्बिट कौन है, M, यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप पढ़े हुए हो, क्लास 9th में पढ़े हुए हो। अभी जस्ट थोड़ा देर बाद हम भी अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो बस अभी यहाँ पे आप समझिए कि ये जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटरमोस्ट सेल होता है ऑफ दीज एलिमेंट्स, ये सब जो एलिमेंट है, इन सब एलिमेंट का जो ये आउटरमोस्ट सेल होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, मतलब अब उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, तो इसमें ये कंप्लीटली फिल्ड है, अब ना तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना ही बाहर आ सकता है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि सर कंप्लीटली फिल्ड कितना इलेक्ट्रॉन लेके होता है। तो जनरली ये जितना भी ये इनर्ट गैस है, हीलियम को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, ठीक है, तो बाकी के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। तब वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अपना लोग को समझने को क्या मिला वो बात आप समझिएगा। देखिए पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारा एलिमेंट है, लगभग आप देखोगे क्या कि 118 एलिमेंट के आसपास होता है नहीं। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये 6 एलिमेंट जो है
यही स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है, बाकी तो स्टेबल नहीं होता है। तो अब होता क्या है कि बाकी एलिमेंट जो है वो भी चाहता है क्या चीज़? इसके जैसा होने के लिए, इन 6 एलिमेंट के जैसा होने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, करना पड़ेगा, बाकी एलिमेंट जो है उसको भी अपने आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वो भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो अभी जो इसीलिए ये जो होता है, कुछ एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ता है, कुछ एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, कुछ को शेयरिंग करना पड़ता है। इसीलिए बस यही रीजन है। सब चाहता है इनर्ट गैस के जैसा बनने के लिए, और इसके जैसा बनने के लिए बाकी एलिमेंट को अपने वैलेंस सेल में यानी कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ता है। इसीलिए बाकी एलिमेंट जो है वो भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है या शेयरिंग करता है। अब आप याद रखना कि कौन जो लॉस करता है उसको क्या बोलते हैं? मेटल। जो गेन करता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। ठीक है, शेयरिंग जो करता है वो नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटालॉइड भी हो सकता है। तो ये सब आगे अपना लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए होंगे? चलिए, तो लिख लिए होंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए हीलियम को जो बोले थे छोड़ करके, क्योंकि हीलियम के बाहर में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या कहें आपको, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है। ये सब गैसियस होता है, लिक्विड और सॉलिड नहीं होता। ये क्या होता है? गैसियस फॉर्म में होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर भी आपको लिखा हुआ है। और अभी आपको क्या बोले थे कि इसका जो वैलेंस सेल होता है, जिसको अपना लोग आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाला सेल। ठीक है, उसमें हीलियम के केस में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बाकी जो इनर्ट गैस है उसके केस में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। अब वही बात जो अभी आपको हम समझाए थे वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस के अलावा जो भी बाकी एलिमेंट है वो भी इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहता है। ठीक है, क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता है, वो रिएक्टिव होता है। तो स्टेबल होने के लिए इसके जैसा बनना चाहता है। किसके जैसा? इनर्ट गैस के जैसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और बढ़िया से आपको समझा दिया है कि इनर्ट गैस के जैसा बनने से मतलब है कि इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए बाकी एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करता है या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये चीज़ आप आगे भी सीखोगे केमिकल बॉन्डिंग में। ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस, गेन, शेयरिंग है, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप को अभी आगे सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब आप लिख लेना। ठीक है, ये सब जो है आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपको थोड़ा देर पहले बोले थे कि एटम का स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अपना लोग तीसरे टॉपिक पे आ गए। अपना लोग एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ये होता है एटम का स्ट्रक्चर। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। इसमें जो है ये दिया गया है इसके द्वारा। ये साइंटिस्ट है BOHR, बोहर। ये साइंटिस्ट का नाम है। यही साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर दिया है। ये आप क्लास 9th में पढ़े हो, आपको यहाँ पर भी पढ़ना है इसी चैप्टर में। ये आपका क्लास 11th का एक चैप्टर, इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे। ठीक है, तो खैर चलिए अभी अपना लोग बेसिक जानकारी ले रहे हैं। तो ये जो
एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, बीच में छोटा सा टीनी सा स्पेस है ये, ठीक है, इसमें पॉजिटिव दिखाए हैं, इसी पार्ट को बोला जाता है क्या चीज़, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस, और हिंदी में केंद्रक बोला जाता है, ठीक है। और इसमें रहता कौन कौन है, क्योंकि आप एटम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अपना लोग जानते हैं कि एटम जो होता है वो मेड अप होता है किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन किससे, एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ये तो कहीं ना कहीं तो एटम में रहता होगा। तो यहाँ पर जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो रहता है कहाँ पे? न्यूक्लियस में, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब बाकी जो ये सर्कुलर, ठीक है, सर्कल है, सर्कुलर है, ये पाथ है, ठीक है, बाकी ये जो सर्कुलर पाथ है ये आप देख ही रहे हो, इसको बोला जाता है ऑर्बिट। क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। इसी का दूसरा नाम क्या है? सेल या फिर एनर्जी लेवल, ठीक है। हिंदी में इसको कक्षा बोला जाता है। इसमें कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं सर्कुलर पाथ। इस पर होता क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है, इस पर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, घूमते रहता है, ठीक है, इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो इसको ऑर्बिट बोलते हैं। यानी कि सिंपल बात बोले तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट पर मूव करता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में रहता है। कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस में, एटम के बीच में, सेंटर में, ठीक है, एटम के एकदम सेंटर में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आप ऐसे समझो कि एक बड़ा वाला फुटबॉल है, ठीक है, और उस फुटबॉल में एक छोटा सा 5 रुपया वाला गेंद है फुटबॉल के बीच में। आप ऐसे समझ सकते हो, ये समझ लो कि ये फुटबॉल है और उसके अंदर एकदम बीच में आप समझ लो कि ये 5 रुपया वाला गेंद है। ऐसे आप समझ सकते हो। चलिए, तो आपको ना ये तो आप बना लिए होंगे, आगे बढ़े। चलिए, तो आप सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस होता है उसको यहाँ पे डिफाइन करने का कोशिश किए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले हैं कि टीनी स्पेस। टीनी स्पेस का मतलब होता है बहुत ही छोटा स्पेस, बहुत छोटा स्पेस, ठीक है, एट सेंटर ऑफ एन एटम। देखिए एक तो एटम अपने बहुत छोटा होता है, और उस छोटे से एटम के अंदर में एक बहुत ही छोटा स्पेस होता है, उसी को बोला गया है क्या चीज़? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? एटम के सेंटर पर पाया जाने वाला बहुत ही छोटा सा स्पेस, एट विच मोस्ट मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। ये क्यों बोला गया है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एटम का जो मास होता है, ठीक है, एटम का जो मास होता है वो जनरली या मेनली आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण से ही होता है। ध्यान दीजिएगा, एटम का जो मास होता है वो मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण से ही होता है, और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट विच मोस्ट मास, ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला गया? क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए बोला गया है कि एट विच मोस्ट मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस एक छोटा सा स्पेस है जहाँ सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना बात आप समझ गए, तो इस डिफिनेशन को भी आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टीनी का मतलब बहुत छोटा होता है। चलिए आगे। इन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। ये तो आपको पता ही है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगला बात समझिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखिए आप जानते हैं कि एटम में 3 टाइप का पार्टिकल पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एटम में 3 टाइप का पार्टिकल पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन।
ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मास जो होता है इन दोनों की वजह से होता है, मास इस दोनों की वजह से क्या होता है, मास होता है, और इनके कंपैरिजन में इसका मास जो होता है नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल मतलब आप जीरो बोल सकते हो। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज जीरो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास एकदम नेग्लिजिबल होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको मास एक बार लिख करके भी दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, ये होता है, देख रहे हैं वैसे कितना कम मास है। वहीं पर बात करें न्यूट्रॉन का तो इसका मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और प्रोटॉन का भी लगभग इतना ही होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ही होता है। ठीक है, हाँ चलिए आपको एक और थोड़ा सा बात बता देते हैं आपके लिए कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, ठीक है, थोड़ा सा कम होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन से, थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए हम दोनों को लगभग बराबर मानते हैं। क्या बोले, दोनों को लगभग बराबर मानते हैं। होता क्या है कि ये जो आपका पॉइंट वाला, पॉइंट के ये जो यहाँ वाला है, इसके बाद वाला जो यहाँ पर लिखेंगे वो न्यूट्रॉन के केस में ज़्यादा होता है और प्रोटॉन के केस में कम होता है। तो देखिए डेसिमल के 2 डिजिट तक तो सेम है दोनों में, उसके बाद इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बस यही है। तो आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपना लोग सीखे कि ऑर्बिट, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम के स्ट्रक्चर में क्या सब पाया जाता है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस के बारे में अपना लोग देख लिए हैं, अब ऑर्बिट के बारे में देखते हैं। तो चलिए ऑर्बिट के बारे में समझते हैं। तो आपको पहले बता दिए थे कि ऑर्बिट क्या होता है। देखिए ये पूरा सर्कल हम नहीं बना पाए, मतलब पूरा सोचे क्या, पूरा बनाने में टाइम स्पेस ले लेगा, तो इसीलिए छोड़ दिए। ये समझिए ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, आप ऐसा मान के चलो कि ये क्या है, कंप्लीट सर्कल है। ठीक है, ये इसमें मिलेगा, ये वाला इसमें मिलेगा, ये आप कंप्लीट सर्कल मान के चलो, जितना भी ये है कंप्लीट सर्कल आप मान के चलो। ठीक है, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, इस तरह से आप कंप्लीट सर्कल मान के चलो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ सर्कुलर पाथ ऑन विच, जिस पर इलेक्ट्रॉन मूव्स या रिवॉल्व। ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है या रिवॉल्व करता है। ठीक ना, तो चलिए अब तो ये ऑर्बिट है, ढेर सारा जो सर्कुलर पाथ है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये बहुत सारा सर्कुलर पाथ है, इन सर्कुलर पाथ का अपना एक नाम होता है। जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है उसको के बोलते हैं, उसके बाद वाले को एल, उसके बाद वाले को एम, उसके बाद वाले को एन। इस तरह से आप देख ही रहे हो, जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है उसको के, उसके बाद वाले को एल, उसके बाद वाले को एम, उसके बाद वाले को एन, इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, एक बात और आप आगे जाके समझोगे कि ये जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक जो है उसको बोला, उसके लिए लिया जाता है n बराबर 1, क्योंकि न्यूक्लियस के पहला नंबर पे है। तो न्यूक्लियस के पहला नंबर पे कौन है, के। ठीक है, जैसे ये देखिए न्यूक्लियस से दूसरा नंबर पे कौन है, न्यूक्लियस से दूसरा नंबर पे कौन है देख लेते हैं। पहला नंबर पे तो के है, दूसरा नंबर पे एल है। न्यूक्लियस से तीसरे नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे एम। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो कि चौथे नंबर पे कौन है और पाँचवें नंबर पे कौन है। तो चौथा नंबर पे एन है, पाँचवा नंबर पे ओ है, और छठा नंबर पे पी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ऑर्बिट होता है उसको तो अपना लोग को पता चल गया कि ऑर्बिट को डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, के एल एम एन ओ पी। आगे और रहेगा तो और बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए और अपना लोग ये भी जानते हैं
कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो अब तो अपना लोग को ये भी पता लगाना पड़ेगा ना कि किस ऑर्बिट का कितना कैपेसिटी होता है, किस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये भी तो पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो अपने पास फॉर्मूला है वो क्या है, 2n²। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2n² के बराबर, ठीक है। ये 2n² में जो ये n है वो n क्या चीज़ को बताता है, ऑर्बिट नंबर को। जैसे अभी आपको बताए थे ना कि ये पहला के लिए ऑर्बिट नंबर मतलब इसके लिए n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, आपको तो अभी बताएं। तो आप एक काम करो, पहले आप इतना लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो। चलिए लिख लिए होंगे, तो आप ये भी लिख लिए होंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं, आप जानते हो नहीं, आप जानते हो कि ये ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट कौन कौन है, के एल एम एन, ये सब क्या है, ऑर्बिट है। आप ये बात जानते हो, ये क्या है, ऑर्बिट है। और के लिए जो ऑर्बिट नंबर होता है वो 1 होता है, एल के लिए ऑर्बिट नंबर 2 होता है, एम के लिए ऑर्बिट नंबर 3 होता है, एन के लिए ऑर्बिट नंबर 4 होता है। ये सब आप जानते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो इसके लिए फार्मूला तो अपने पास है ही, तो अब इसी फार्मूला के बेसिस पे देखते हैं कि किस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है कितना उससे मतलब नहीं है, रह कितना सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो चलिए, तो इसके लिए तो n बराबर 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 2n² की जगह पे 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगा। n² की जगह पे 2 का स्क्वायर, देख रहे हो आप, ये n बराबर 2 है तो n की जगह पे 2 रख के उसका स्क्वायर किए तो ये वैल्यू आया। n की जगह पे 3 रखे तो ये वैल्यू आया। कैसे आ रहा हो तो आपको पता चल रहा है, n की जगह पे 4 रखे तो ये वैल्यू आया। तो अब आपको याद रखना है कि k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, l में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, m में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, n में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और O में मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर बात करें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2 × 36 बराबर क्या हो जाएगा, 72 इलेक्ट्रॉन, इतना हो जाएगा नहीं। तो चलिए आप इसको भी लिख लीजिए, तो इसे लिख लिए ना, आगे बढ़े। चलिए आज यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और रिवाइज भी कर लीजिएगा ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।